सो हेलो एवरीवन, जैसा कि हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर लेखन कला और शहरी जीवन का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं। अब हम धीरे धीरे मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से इसकी पहली विशेषता है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। यहाँ पे हम देखेंगे कि मेसोपोटामिया का भौगोलिक क्षेत्र कैसा था, यहाँ पे उसकी मिट्टी कैसी थी, उसका विस्तार कैसा था और यहाँ पे किस तरह से इन भौगोलिक क्षेत्रों पर क्रियाएं की जाती थी। जैसे कि ईरान भौगोलिक जो विविधता वाला देश है, जैसे कि हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में देखा था कि जो मेसोपोटामिया है वो करंटली इराक में स्थित थी पहले, ठीक है। और इराक का जो भौगोलिक विस्तार है वो बहुत ज्यादा विविधतापूर्ण है। मतलब विविधता का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लैंड है वो अलग अलग तरीके, कहीं पे पठार है, कहीं पे घास है, कहीं पे मैदान है। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे हमें भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग स्थिति देखने को मिलती है। पूर्वोत्तर हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान, स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। जैसे कि हमारी जो डायरेक्शन होती है, पूर्व इधर, उत्तर इधर, दक्षिण व पश्चिम, जो इसके उत्तर पूर्वी मैदान थे, मतलब ये जो एरिया था, यहाँ पे क्या हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान देखने को मिलते हैं, स्वच्छ पानी के झरने देखने को मिलते हैं और जंगली फूल देखने को मिलते हैं। यहाँ पे पर्याप्त वर्षा थी, ऐसा नहीं था कि यहाँ पे वर्षा कम होती थी, जितनी वर्षा की यहाँ पे जरूरत थी यहाँ पे उतनी वर्षा होती थी। कृषि यहाँ पे 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में शुरू हुई। कल मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको इससे टाइम लाइन को मेजर करना सिखाया था। अगर यहाँ पे क्या लिखा है 7000 से 6000 ईसा पूर्व, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से 0 से माने तो यहाँ से 7000 प्लस, अगर हमें एक्यूरेट टाइम निकालना है कि आज से हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, तो हम उसमें ईसवी के टाइम को भी जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो ईसा पूर्व हो गया और ये ईसवी हो गई। तो आज हमारी 2026 ईस्वी चल रही है, तो तकरीबन हम कितने साल पहले की बात कर रहे हैं, 9000 साल पहले की बात कर रहे हैं, 9 से 8000 साल पहले की बात, ठीक है। तो इस टाइम पे यहाँ पे पहले कृषि का प्रारंभ हुआ। उत्तर में ऊंचे भूमि और जहाँ स्टेपी घास के मैदान है। स्टेपी एक तरह की घास होती है, ऊंची घासें होती हैं, अलग अलग तरह की घासें पाई जाती हैं पूरी विश्व में। यहाँ पे स्टेपी घास के मैदान थे। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन था। अब जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे घास के मैदान है, तो घास के मैदान है तो पशुपालन ऑब्वियसली ज्यादा होगा, क्योंकि घास के मैदान है तो कहीं ना कहीं जो पशु है, पशुओं के लिए चारा उपलब्ध है यहाँ पर। तो सबसे बेनिफिशियल क्या होगा यहाँ पे, पशुपालन। तो लोग किसकी तरफ ज्यादा झुकाव होगा लोगों का, पशुपालन की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अच्छे घास के मैदान उपलब्ध हैं, ठीक है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती थी, ठीक है। तो सर्दी जब वर्षा होती थी तो आपको पता है घास के मैदान है तो घास अच्छी ग्रो होंगी, जिससे कि क्या होता था, यहाँ पे जो भी भेड़ बकरी है, चरवाहे हैं, उनके लिए यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध हो जाता था और वो झाड़ियों खाकर और घास खाकर अपना भरण पोषण आराम से कर सकते थे। इसलिए यहाँ पे पशुपालन बहुत ज्यादा होता था और खेती कम होती थी, ठीक है। दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। पहली बात, सहायक नदियां कौन सी होती है, हमारी हमेशा से एक मेन नदी होती है, मेन नदी होती है, और इस मेन नदी में छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। इन छोटी छोटी नदियों को बोलते हैं सहायक नदियां। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, जैसे गंगा है, गंगा बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया पे फैली हुई है, ठीक है, बहुत किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और जो छोटी छोटी नदियां गंगा में आकर मिल जाती है वो गंगा की सहायक नदियां होती है। सेम इसी प्रकार से दजला की सहायक नदियां ईरान से पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए, अब इनकी जो सहायक नदियां थी ना, सहायक नदियों से परिवहन होता था, क्योंकि ये चीज हमेशा याद रखिए, जो पानी वाला रास्ता है वो परिवहन के लिए सबसे ज्यादा सस्ता तरीका होता है। देखिए, हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस टाइम पे एरोप्लेन, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि ना तो एरोप्लेन थे ना कुछ था,
सिर्फ ट्रैवल करने का दो ही रास्ते थे, या तो आप पशुओं पे बैठ के लैंड टू लैंड ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप नाव का सहारा ले सकते हैं। लेकिन पशुओं को भी ना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता था, बहुत ज्यादा पैसा लगता था, क्योंकि देखिए पशुओं को आप पहली बात तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस तक लेके जा रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आप उन्हें रास्ते में आपको उनके खाने पिलाने का भी ध्यान रखना है, आपको उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, तो बहुत समस्याएं होती हैं। लेकिन जो एक नदी नदी एक सबसे चीपेस्ट तरीका होता है, सबसे सस्ता तरीका होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपको पानी के बहाव और हवा के बहाव से ये चलती है। इसमें आपका ज्यादा ज्यादा कॉस्टली होता है, और साथ में आप एक बारी में बहुत सारी क्वांटिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर या परिवहन कर सकते हैं। दक्षिणी भाग, अब हमने भी यहाँ पे पूर्वी उत्तर की बात करी, अब हम आते हैं दक्षिणी भाग। एक रेगिस्तान है, और यही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन कला का आरंभ हुआ। जैसे कि हमने कल इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि मेसोपोटामिया का जो दक्षिण था, यहाँ पे शहरों का बसना शुरू हुआ था। हमने पढ़ा था यहाँ पे दो शहर सुमेर और अक्कद, दो शहर बसे थे, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ पे शहरीकरण हो रहा है तो यहीं पर क्या होगा, लेखन कला भी होगी और नगर भी बनेंगे, ठीक है। तो हम ये देखते हैं, वैसे तो ये रेगिस्तानी इलाका था, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसका विस्तार हुआ, शहरों का विस्तार हुआ, और यहीं से हमारी लेखन प्रणाली का भी प्रारंभ होता है। इन रेगिस्तान में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी, क्योंकि फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। जैसा कि मैंने कल आपको इंट्रोडक्शन में ही एक्सप्लेन किया था, जब भी नदी बहती है तो वो अपने साथ क्या लेकर आती है, कणों को लेकर आती है। अगर मैं ज्योग्राफी के भूगोलिक उस पे बोलूं तो जब नदियां लेकर आती है ना मिट्टी, तो वो दो तरह की मिट्टी लेकर आती है, खादर और बांगर, ठीक है, जो कि सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जब दजला और फरात बहती ट्रैवल करती है तो वो भी मिट्टी को लेकर आती है, ठीक है। जिससे क्या हुआ, रेगिस्तान होने के बावजूद भी ना यहाँ की जो मिट्टी थी ना वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। देखो रेगिस्तान में, देखो अभी हमने पढ़ा कि यहाँ पे रेगिस्तानी इलाका था, तब भी यहाँ पे शहर बना, तो कोई ना कोई रीजन तो होगा ना कि यहाँ पे शहर डेवलप हो पाए, क्योंकि बेशक से ही रेगिस्तान था इलाका, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी, क्योंकि जब वो दजला फरात आती थी तो वो क्या लेकर आती थी, मिट्टी लेकर आती थी, जिससे रेगिस्तान होने के बावजूद भी यहाँ पे शहरों का विकास हुआ। जब इन नदियों में बाढ़ आती और अथवा जब इन पानी के सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती। अब देखो, अब ये दजला फरात बह रही है, ठीक है, और मान लो इसमें बाढ़ आ गई, ठीक है, तो ये जो सारा पानी है ये कहाँ पे बह जाएगा, ये यहाँ पे जमा हो जाएगा पानी। बाद में जब ये पानी सूख जाएगा तो नीचे मिट्टी बैठ जाएगी। जब भी तुम्हें, अगर आपने देखा कि कहीं पे भी पानी जमा हो रखा है और बाद में जब वहां से पानी सूख जाता है या निकाल देते हैं तो हमें नीचे मिट्टी बैठी हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही होता था, जब बाढ़ आती थी और पानी बाहर की तरफ इकट्ठा हो गया है तो यहाँ पे, और जब वो पानी सूख जाता था तो नीचे हमें क्या मिलती थी, बिल्कुल उपजाऊ मिट्टी मिलती थी।